अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम। ये वीडियो सीरीज़ आपको बेसिक लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन से लेके प्रोग्रामिंग तक मुकम्मल गाइडेंस फराहम करेगी। इस वीडियो सीरीज़ को 9th के सिलेबस के मुताबिक डिज़ाइन किया गया है, जिससे न सिर्फ आपको प्रोग्रामिंग सीखने में मदद मिलेगी बल्कि इसके ज़रिए आप बोर्ड के प्रैक्टिकल्स की भी मुकम्मल तैयारी कर सकेंगे। उम्मीद है कि ये सीरीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अब आते हैं बेसिक लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन की तरफ। वर्ड बेसिक, इंग्लिश ज़बान का लफ्ज़ बेसिक नहीं है जिसके मतलब उर्दू में बुनियाद के होते हैं, बल्कि ये एब्रीविएशन है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड BASIC। बेसिक एक हाई लेवल लैंग्वेज है और इसका इस्तेमाल सीखने में बहुत आसान है और इजी टू यूज़ है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इस वजह से ये पॉपुलैरिटी भी इसकी बहुत ज़्यादा हुई अपने ज़माने में जब ये लैंग्वेज डेवलप की गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इंग्लिश के वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हीं मायनों में जो कि ख़ुद इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इस वजह से इसको सीखना आसान है। फिर साथ ही मैथमेटिकल नोटेशंस और फार्मूलाज भी तकरीबन उसी तरीके से लिखे जाते हैं जिस तरह से मैथमेटिक्स में या अलजेब्रा वगैरह में लिखे जाते हैं। तो इस वजह से ये बेसिक लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ और इजी टू लर्न लैंग्वेज है, यानी इसको आसानी से सीखा जा सकता है और सीखने के बाद आसानी से उसमें प्रोग्रामिंग की जा सकती है। अच्छा जी, बेसिक GW बेसिक जो है वो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज़ की थी। GW बेसिक लैंग्वेज दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने डेवलप की थी, जॉन कैमने और थॉमस कर्ट। इन्होंने डेवलप की और उसके बाद जो है ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई कि इन्होंने मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने मुख्तलिफ़ अपने अपने वर्जन्स अपने नामों से निकाले, इसके रिलीज़ किए मार्केट में। GW बेसिक उनमें से एक ही है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज़ किया था। इसके अलावा टर्बो बेसिक के नाम से एक वर्जन रिलीज़ हुआ था बेसिक लैंग्वेज का, और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जैसे क्यू बेसिक हो गई, ये बेसिक ए हो गई। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो रिलीज़ किया था उसका नाम GW बेसिक है और तकरीबन अब तक इसके 6 एडिशंस या वर्जन रिलीज़ हो चुके हैं। अगरचे अब इसमें काम प्रोफेशनली नहीं किया जाता, क्योंकि अब ये जो है ऑब्सोलीट हो चुकी है, इसमें काम नहीं होता है क्योंकि ये 16 बिट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। अब जो है वो 32 बिट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं या विजुअल लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं। तो GW बेसिक पढ़ने का पर्पस सिर्फ ये है कि आपको प्रोग्रामिंग सिखाई जा सके, आपको ये नो हाउ हो कि प्रोग्रामिंग की कैसे जाती है, प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस लिखी किस तरह से जाती हैं, और प्रोग्रामिंग लॉजिक डेवलप करना कि आप लोगों को अगर कोई प्रोग्राम बनाने के लिए दिया जाए तो आप लोग उस प्रोग्रामिंग की लॉजिक किस तरह से डेवलप करेंगे और उस लॉजिक के ऊपर बेस करके किसी भी लैंग्वेज में कोड या जो आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं वो किस तरह से लिखेंगे। तो ये मेन पर्पसेस हैं इसके GW बेसिक लैंग्वेज सिखाने के आप लोगों को, कि आप लोगों को लैंग्वेज में किसी भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस लिखना आ सके और आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप कर सकें। अच्छा जी, अब उसके बाद हम आते हैं फंडामेंटल्स ऑफ बेसिक की तरफ। कैरेक्टर सेट्स ऑफ बेसिक। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको सबसे पहले उस लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट्स को सीखना होता है। जब आप किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं, जैसे आप अगर इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले इंग्लिश के अल्फ़ाबेट सीखेंगे ABCD। उसी तरीके से अगर आप उर्दू सीखना चाह रहे हैं तो आपको अलिफ बे पे पहले पढ़नी पड़ेगी। उसी तरीके से अगर आप अरबी सीखना चाह रहे हैं तो आपको पहले अरबी के हरूफ तहजी सीखने पड़ेंगे। आप पहले हरूफ तहजी सीखेंगे, उसके बाद फिर आगे आप अल्फाज बनाना शुरू करेंगे उनसे, और उनसे फिर आगे मज़ीद जुमले बनेंगे। तो बेसिक लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज ही है, तो इसके भी यकीनन अपने अल्फ़ाबेट्स या कैरेक्टर सेट होगा पूरा, जिसमें मुख्तलिफ़ सिंबल शामिल होंगे जो कि बेसिक लैंग्वेज में काम करते वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बेसिक लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट में
नंबर्स शामिल होते हैं, डिजिट शामिल होते हैं 0 से लेके 9 तक, क्योंकि 0 से लेके 9 तक ही डिजिट्स हैं जिनसे सारे नंबर्स बाद में मिलके बनते हैं। तो बुनियादी डिजिट 0 to 9 है, तो इनको 0 to 9 को इसमें शामिल किया गया है। उसी तरीके से अल्फ़ाबेट शामिल किए गए हैं, ए से लेके जेड तक, स्मॉल और कैपिटल दोनों में शामिल किए गए। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर्स शामिल किए गए। स्पेशल कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर्स हैं जो कि हम मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इंग्लिश में हम पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ करते हैं, वो भी स्पेशल कैरेक्टर्स में शामिल है, जैसे कि फुल स्टॉप, कॉमा, सेमी कॉलन वगैरह, इन्वर्टेड कॉमास हो गए, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गई, ये पंक्चुएशन मार्क्स हैं, ये भी स्पेशल कैरेक्टर्स में शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा मैथमेटिकल सिंबल्स हो गए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह के सिंबल। यहाँ ये वाज़ेह कर दूँ कि कंप्यूटर में मल्टीप्लाई के लिए स्टार सिंबल यूज़ होता है और डिवाइड के लिए स्लैश इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा असाइनमेंट के लिए मुख्तलिफ ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे इक्वल टू का साइन यूज़ किया जाता है, ये भी जो है कि स्पेशल कैरेक्टर्स में शामिल है। इसके अलावा अगर हम कंपैरिजन के हवाले से सिंबल्स देखें तो ग्रेटर दैन, लेस दैन वगैरह के सिंबल्स हमारे पास हैं। तो ये सारे सिंबल्स, इनको हम कलेक्टिवली या मजमूई तौर पे स्पेशल कैरेक्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। ये तो कैरेक्टर सेट हो गया GW बेसिक का। कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट और वेरिएबल्स आप अलजेब्रा में भी पढ़ चुके हैं, मैथ्स में। यहाँ पे भी इनके तकरीबन वही मीनिंग्स हैं कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स के। कांस्टेंट्स बुनियादी तौर पे वो वैल्यूज़ होती हैं जिनकी मिक़दार फ़िक्स रहती है, जिनकी क्वांटिटी कभी चेंज नहीं होती, यानी फ़िक्स वैल्यूज़ होती हैं। अब 4 है, 2 है, 3 है, ये इनकी वैल्यूज़ फ़िक्स हैं, इनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होती। 2 2 ही रहेगा, 4 4 ही रहेगा, 100 100 ही रहेगा, वैल्यूज़ फिक्स्ड। तो इस वजह से जो है इनको कांस्टेंट्स कहा जाता है, जो कि चेंज नहीं होते। अब ये तो मैथमेटिक्स के हिसाब से। अब कंप्यूटर के हवाले से अगर हम कहें कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कंप्यूटर के अंदर वो वैल्यूज़ होती हैं जो कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जब हम प्रोग्राम बना के और उसको एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं या रन करवा रहे होते हैं, उस दौरान प्रोग्राम के अंदर वो वैल्यूज़ जो कि अपनी मिक़दारें या क्वांटिटीज़ को चेंज नहीं करती या अपनी वैल्यूज़ को फिक्स रखती हैं, वो कांस्टेंट्स कहलाती हैं। पहली टाइप होती है स्ट्रिंग कांस्टेंट्स और दूसरी टाइप होती है न्यूमेरिक कांस्टेंट्स। स्ट्रिंग कांस्टेंट्स वो कांस्टेंट्स होते हैं जो कि नॉन न्यूमेरिक होते हैं, मींस कि उसमें इन कांस्टेंट्स में अल्फ़ाबेट शामिल होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स शामिल होते हैं, नंबर्स शामिल होते हैं। ये एक तरीके से इनकी मजमूई शक्ल होती है, जैसे कि आपके घर का एड्रेस, आपके घर के एड्रेस में अल्फ़ाबेट्स भी शामिल होते हैं, नंबर्स भी शामिल होते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स भी शामिल होते हैं, जैसे कि डैश हो गया, स्लैश वगैरह। इस तरीके से जिस तरह से ईमेल एड्रेस आप लोग बनाते हैं, ईमेल एड्रेस में अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स सब शामिल होते हैं। तो ये एक शक्ल जो होती है ये स्ट्रिंग कहलाती है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। इन स्ट्रिंग कांस्टेंट में ज़रूरी नहीं है कि नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं ये सारे शामिल हैं, बल्कि इसमें जो है सिर्फ नंबर्स भी हो सकते हैं, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, ये सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। इन सारे केसेस में ये स्ट्रिंग कांस्टेंट्स ही कहलाएंगे। लेकिन अगर आप स्ट्रिंग कांस्टेंट्स की फॉर्म में नंबर्स लिख रहे हैं तो वो नंबर्स फिर अरिथमेटिक ऑपरेशंस या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, क्योंकि वो एज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट जो है वो आप सेव करेंगे प्रोग्रामिंग में या मेंशन करेंगे। तो इस वजह से
ये याद रखिएगा कि स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स चाहे उसमें सिर्फ नंबर्स ही क्यों ना हो, उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह ये अप्लाई नहीं किए जा सकते। जबकि न्यूमेरिक कांस्टेंट जो हैं इन पे आप चूँकि ये न्यूमेरिक हैं इस वजह से आप इनके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस को अप्लाई कर सकते हैं, यानी न्यूमेरिक कांस्टेंट्स के ऊपर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह आप सारे ये काम कर सकते हैं। और दोनों में फ़र्क ये है स्ट्रिंग कांस्टेंट और न्यूमेरिक कांस्टेंट में, जब हम इनको किसी भी प्रोग्राम में मेंशन करते हैं तो स्ट्रिंग कांस्टेंट को हमेशा हम कोटेशन मार्क्स के अंदर इनक्लोज करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है। जबकि न्यूमेरिक वैल्यूज़ जब हम या न्यूमेरिक कांस्टेंट्स हम जब लिखते हैं तो उनको हम कोटेशन मार्क्स के अंदर इनक्लोज नहीं करते या इनको कोटेशन मार्क्स के अंदर बंद नहीं करते। तो न्यूमेरिक विदाउट कोटेशन मार्क्स लिखे जाते हैं और स्ट्रिंग कांस्टेंट विद कोटेशन मार्क्स लिखे जाते हैं। अगर कोई नंबर विदाउट कोटेशन मार्क्स है तो उसके इट मीन्स कि वो न्यूमेरिक कांस्टेंट है और उसके ऊपर हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई नंबर जो है वो कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि वो स्ट्रिंग कांस्टेंट है, तो उसके ऊपर हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई नहीं कर सकते। और स्ट्रिंग कांस्टेंट्स में अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स सब शामिल होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ईमेल एड्रेस या आपके घर का एड्रेस, इसमें सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट्स वो कांस्टेंट्स जो कि स्ट्रिंग फॉर्म में होते हैं या अल्फ़ा न्यूमेरिक फॉर्म में होते हैं, और न्यूमेरिक कांस्टेंट वो कांस्टेंट जो कि नंबर्स की फॉर्म में होते हैं, जिनके ऊपर हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस और मैथमेटिकल वर्क अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम वेरिएबल्स के ऊपर। जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है, वेरिएबल वेरी करने वाला या चेंज होने वाला। कांस्टेंट के नाम से भी ज़ाहिर था कि जो कांस्टेंट रहे अपनी वैल्यू चेंज ना करे। वेरिएबल्स अपनी वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं, ठीक, और इनकी वैल्यूज़ प्रोग्राम के ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम या प्रोग्राम रन होने के बाद कभी भी किसी भी जगह पे तब्दील हो सकती है या करवाई जा सकती है। और वेरिएबल्स अगर वो नेम्स होते हैं, अगर हम दूसरी डेफिनेशन बयान करें तो वेरिएबल्स वो नेम्स होते हैं जो कि किसी नंबर या स्ट्रिंग को जो है रिप्रेजेंट करते हैं या होल्ड करते हैं। वेरिएबल्स वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि किसी भी वक्त चेंज हो सकती है, उनकी वैल्यूज़ फिक्स नहीं होती, ठीक है। और अगर हम कंप्यूटर के हवाले से बात करें तो वेरिएबल्स वो मेमोरी लोकेशंस होती हैं जो कि फ़िक्स कर दी जाती हैं, और वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उस मेमोरी लोकेशंस के ऊपर सेव कर दी जाती है, और उस मेमोरी लोकेशन का वही नाम होता है जो आपने वेरिएबल का नाम रखा हो। अब वेरिएबल की दो टाइप्स होती हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल्स और न्यूमेरिक वेरिएबल्स। स्ट्रिंग वेरिएबल वो मेमोरी लोकेशंस होते हैं जो कि लेटर्स, नंबर्स, कैरेक्टर्स या वो डेटा स्टोर करते हैं जो कि स्ट्रिंग फॉर्म में होते हैं या अल्फ़ा न्यूमेरिक फॉर्म में होते हैं, मीन्स के स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स को स्टोर करते हैं। उसी तरीके से न्यूमेरिक वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स या वो मेमोरी लोकेशंस होती हैं जो कि नंबर्स को स्टोर करती हैं, जिनके ऊपर हम कैलकुलेशन अप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स न्यूमेरिक कांस्टेंट्स को। तो स्ट्रिंग वेरिएबल्स स्ट्रिंग कांस्टेंट्स को होल्ड करने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, और न्यूमेरिक वेरिएबल न्यूमेरिक कांस्टेंट्स को होल्ड करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। अब दो वेरिएबल्स हैं
अब हमें ये फ़र्क कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रिंग वेरिएबल है और कौन सा न्यूमेरिक वेरिएबल है? तो दोनों में फ़र्क पता करने के लिए या डिफरेंस क्रिएट करने के लिए एक साइन यूज़ किया जाता है जिसको कहते हैं डॉलर साइन। ये डॉलर साइन स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ लिखा जाता है ताकि ड्यूरिंग द प्रोग्राम, जब प्रोग्रामर एक प्रोग्राम टाइप कर रहा हो या दूसरा प्रोग्रामर पहले से बने हुए प्रोग्राम को देखे तो उसको पता चले कि कौन सा वेरिएबल स्ट्रिंग है और कौन सा वेरिएबल न्यूमेरिक है। वेरिएबल कोई भी अल्फ़ाबेट या कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट ऑफ नंबर्स बनाए जा सकते हैं। सपोज़ मैंने एक वेरिएबल लिया, इसकी वैल्यू मैंने कर दी 1। अब इसमें गौर से देखने की बात यह है कि 1 जो है वो एक नंबर है और ये नंबर कोटेशन मार्क्स में इनक्लोज नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये 1 जो है ये न्यूमेरिक कांस्टेंट है और न्यूमेरिक कांस्टेंट वो कांस्टेंट होते हैं जिनके ऊपर हम कैलकुलेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी वजह से a जो वेरिएबल है ये भी न्यूमेरिक वेरिएबल कहलाएगा जिसकी वैल्यू न्यूमेरिक कांस्टेंट है। ठीक है, तो वेरिएबल a ने न्यूमेरिक वैल्यू होल्ड की हुई है। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल एक कंसीडर करते हैं। एक वेरिएबल मैंने कंसीडर किया b और मैंने लिखा पाकिस्तान। अब b की वैल्यू में और a की वैल्यू में डिफरेंस है। b की वैल्यू अल्फ़ाबेट्स के ऊपर मुश्तमिल है, PAKISTAN, ये अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, और ये अल्फ़ाबेट्स कोटेशन मार्क्स के अंदर इनक्लोज्ड हैं, यानी ये पूरा जो है जो भी है आपका कांस्टेंट ये कोटेशन मार्क्स में बंद हुआ हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि स्ट्रिंग कांस्टेंट में अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं और स्ट्रिंग कांस्टेंट्स को हम कोटेशन मार्क्स के अंदर इनक्लोज करते हैं तो वो स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट को होल्ड करने के लिए भी स्ट्रिंग वेरिएबल्स होते हैं। तो b एक स्ट्रिंग वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन b स्ट्रिंग वेरिएबल कब बनेगा? तब जब हम उसके साथ डॉलर साइन अटैच करेंगे। ये डॉलर साइन जो अटैच किया जाता है ये हमें बताता है कि b जो है एक स्ट्रिंग वेरिएबल है और इस स्ट्रिंग वेरिएबल ने एक स्ट्रिंग वैल्यू होल्ड की हुई है। अगर मैं किसी वेरिएबल स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ फ़र्ज़ करें c एक वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग वेरिएबल और इसकी वैल्यू में न्यूमेरिक दे दूँगा तो ये वैल्यू ये स्ट्रिंग वेरिएबल एक्सेप्ट नहीं करेगा और ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इंटरप्रेटर जो है वो इस लाइन के ऊपर आपकी एरर दे देगा कि ये रॉन्ग है, टाइप मिसमैच हो रही है, वेरिएबल की टाइप अलग है, कांस्टेंट की टाइप अलग है, वेरिएबल जो है वो स्ट्रिंग वेरिएबल है जबकि वैल्यू इसकी जो दी गई है वो न्यूमेरिक कांस्टेंट की सूरत में दी गई है। तो ये चीज़ रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसी 12 को कोटेशन के अंदर इनक्लोज कर दूं तो कोटेशन के अंदर इनक्लोज करने का फ़ायदा ये होगा कि ये 12 जो है अब ये न्यूमेरिक कांस्टेंट नहीं रहा बल्कि अब ये स्ट्रिंग कांस्टेंट बन गया है, जैसे कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पाकिस्तान था ऊपर ये, क्योंकि ये भी कोटेशन में इनक्लोज था और ये नंबर जो है 12 ये भी कोटेशन के अंदर इनक्लोज है। तो अब ये भी स्ट्रिंग फॉर्म बन गई है, न्यूमेरिक नहीं रही। तो इसका मतलब ये कि अब इस नंबर 12 के ऊपर आप कोई कैलकुलेशन अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे 1 के ऊपर आप कैलकुलेशन अप्लाई कर सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, लेकिन इस 12 के ऊपर आप नहीं कर सकते क्योंकि ये 12 कोटेशंस के अंदर इनक्लोज हो गया है। तो ये एक स्ट्रिंग बन गया है और ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल c में स्टोर हो गया है या होल्ड कर लिया c वेरिएबल ने इसको। ठीक है, और c वेरिएबल एक स्ट्रिंग वेरिएबल है क्योंकि इसके साथ डॉलर साइन अटैच हुआ हुआ है। तो नंबर कैन बी न्यूमेरिक और स्ट्रिंग की पहचान क्या है कि वैल्यू हमेशा ये कांस्टेंट हमेशा कोटेशन मार्क्स के अंदर इनक्लोज होगा और न्यूमेरिक वेरिएबल की पहचान क्या है कि उसके साथ डॉलर साइन अटैच हुआ होगा।
इसके अलावा मुख्तलिफ और एग्ज़ाम्पल्स भी हो सकती हैं। ये तो मैंने आपको अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स अलग अलग स्ट्रिंग की फॉर्म में दिखाए थे। ये कंबाइन सूरत में भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई ईमेल एड्रेस ले लेते हैं। मैंने कहा Ali89 सपोज़ @ gmail.com, ठीक है। तो अब इसमें अगर आप कंसीडर करें, अल्फ़ाबेट्स भी आ रहे हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं, ठीक है ना, और साथ में नंबर्स भी हैं, ठीक। तो अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर सब शामिल हैं। तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट कैन बी ओनली अल्फ़ाबेट्स और ओनली नंबर्स और combination of alphabets, numbers and special characters, ठीक। तो ये string वेरिएबल और न्यूमेरिक वेरिएबल्स की एग्जाम्पल्स हो गए। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि न्यूमेरिक वेरिएबल हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू होल्ड करेंगे और स्ट्रिंग वेरिएबल्स हमेशा स्ट्रिंग वैल्यूज़ होल्ड करेंगे। और स्ट्रिंग वेरिएबल्स की पहचान क्या है कि उनके साथ हमेशा $साइन अटैच किया जाता है। अब कुछ स्टूडेंट्स अक्सर ये सवाल करते हैं कि ये जब हमारे पास न्यूमेरिक वेरिएबल्स और न्यूमेरिक कांस्टेंट्स अवेलेबल हैं तो हम नंबर्स को स्ट्रिंग फॉर्म में क्यों स्टोर करें और स्ट्रिंग वेरिएबल्स में क्यों होल्ड करवाएं स्ट्रिंग बना के। तो इसकी सिंपल सी वजह ये है कि बहुत सारे नंबर्स ऐसे होते हैं कि जिनको हमें इस न्यूमेरिक फॉर्म में स्टोर करने की ज़रूरत ही नहीं होती, और क्योंकि हम उनके ऊपर कैलकुलेशंस अप्लाई नहीं करते। नॉर्मली उन्हीं नंबर्स को हम न्यूमेरिक फॉर्म में स्टोर करते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट की सूरत में स्टोर करते हैं, जिनके ऊपर हमें कैलकुलेशन अप्लाई करनी होती है। अब बहुत सारे नंबर ऐसे होते हैं जो जिनके ऊपर कैलकुलेशन ही अप्लाई नहीं की जाती, जिनकी एग्ज़ाम्पल ऐसे है जैसे फ़ोन नंबर है, ठीक है। अब आपका फ़ोन नंबर जो है इसके ऊपर ना तो आप कैलकुलेशन अप्लाई करते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है सपोज़। अब इस नंबर के ऊपर आपको कोई कैलकुलेशन अप्लाई नहीं करनी है, ये जस्ट फ़ोन नंबर है। उसी तरीके से आपका GR नंबर हो सकता है, ठीक। GR नंबर भी जो है उसके ऊपर भी आपको कैलकुलेशन अप्लाई नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। इसके ऊपर भी आपने कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना है, तो इसको भी हम स्ट्रिंग फॉर्म में स्टोर करेंगे। और इसी तरीके से फ़ोन नंबर जो है जिसके ऊपर वो भी नंबर ही है लेकिन उसके ऊपर कोई कैलकुलेशन अप्लाई नहीं करते हैं, तो इसी वजह से उसके ऊपर भी हम उसको भी हम जो है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट की फॉर्म में स्टोर करते हैं और स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं। तो ये वजूहात हैं इस नंबर्स को एज ए स्ट्रिंग स्टोर करवाने की। और इसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको बताया कि नंबर्स जो हैं वो अल्फ़ाबेट्स के साथ कम्बिनेशन में भी आते हैं, तो इस वजह से भी जो है वो हमें नंबर्स को स्ट्रिंग फॉर्म में स्टोर करवाने की ज़रूरत होती है। जैसे कि ईमेल एड्रेस हो गया या आपके घर का एड्रेस हो गया। तो ये वजूहात हैं जिसकी वजह से हम जो हैं वो नंबर्स को स्ट्रिंग फॉर्म में स्टोर करवाते हैं। अदरवाइज़ जिन नंबर्स के ऊपर हमें कैलकुलेशन अप्लाई करनी होती है हम उनको जो है वो न्यूमेरिक एज अ न्यूमेरिक कांस्टेंट न्यूमेरिक वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं हम फंडामेंटल्स ऑफ बेसिक में रूल्स ऑफ नेमिंग द वेरिएबल्स इन बेसिक। यानी जब हम वेरिएबल्स बनाते हैं बेसिक लैंग्वेज के अंदर तो उनकी नेमिंग या उनके नेम रखने के हवाले से भी कुछ रूल्स डिफ़ाइन किए गए हैं, जिनके तहत हम वेरिएबल्स के नेम्स बनाते हैं। रूल्स बहुत ही सिंपल है, ठीक है, और इसमें इतना कोई टफ नहीं है। सबसे पहला सिंपल रूल, वी कैन यूज़ एनी सिंगल लेटर्स, यानी कोई भी अल्फ़ाबेट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने फिर आप लोगों को स्ट्रिंग और न्यूमेरिक वेरिएबल्स की एग्जांपल देते हुए जो हैं वो मुख्तलिफ वेरिएबल्स बनाए थे ABCD के नाम से। तो कोई भी एक सिंगल अल्फ़ाबेट हो सकता है, ठीक है, वेरिएबल का नेम, या फिर कम्बिनेशन ऑफ लेटर हो सकता है। अब वो
तीन लेटर्स पे मुश्तमिल वेरिएबल नेम हो सकता है, 4 पे भी हो सकता है, 5 पे भी हो सकता है। ठीक है, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप वेरिएबल का नाम किस तरह से बनाना चाह रहे हैं। ठीक, जैसे कि अगर आपने किसी का फ़ोन नंबर स्टोर करना है, होल्ड करना है प्रोग्राम के अंदर, तो आप फ़ोन के नाम से एक वेरिएबल बना देंगे। ठीक है, तो वेरिएबल्स के नेम्स आमतौर से उसी तरह से रखे जाते हैं जो उस वेरिएबल का पर्पस होता है, उसी पर्पस को सामने रखते हुए वेरिएबल के नाम बना दिए जाते हैं। नेक्स्ट रूल है, combination of letters and numbers are also allowed but first character must be an English alphabet। फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट होना चाहिए, उसके बाद आप जो है वो नंबर्स ऐड कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि एग्ज़ाम्पल मैंने इसमें लिखी A1, F16, Mark 1, etc। इसमें हमेशा आप देखें कि अल्फ़ाबेट पहले आ रहा है और नंबर बाद में आ रहा है। तो इस तरह से कंबाइन करके भी अल्फ़ाबेट्स और नंबर का कम्बिनेशन भी जो है वो एक वेरिएबल नेम बन सकता है। उसके बाद स्पेस यानी ब्लैंक खाली जगह आप वेरिएबल के नेम्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ब्लैंक इस्तेमाल करने से क्या मतलब है कि आप ब्लैंक इस्तेमाल नहीं कर सकते। फ़र्ज़ करें कि मैंने कहा कि जी रोल नंबर इक्वल्स टू 23। अब ये बज़ाहिर आप ये कहेंगे भाई मुझे तो रोल नंबर वेरिएबल बनाना था और जो है ये अकॉर्डिंग टू पर्पस वेरिएबल के नेम मैंने जो है वो डिफ़ाइन किया है क्योंकि इसका पर्पस यही था कि रोल नंबर स्टोर किया जाए, तो मैंने रोल नंबर बना दिया। लेकिन आपने बीच में एक ब्लैंक स्पेस भी यूज़ किया। जब हम वेरिएबल नेम में ब्लैंक स्पेस यूज़ करेंगे तो उस वक्त ये कंप्यूटर जो है वो रोल को एक अलग वर्ड सपोज करेगा और नंबर को एक अलग वर्ड सपोज करेगा। ठीक है जी, नंबर को एक अलग वर्ड सपोज करेगा। तो अब जब वो कहेगा कि ये रोल उसके समझ में नहीं आएगा कि ये रोल क्या चीज़ है, और रोल के बाद फिर नंबर, इसको ये एक अलग वेरिएबल समझेगा। तो ये इसके लिए कंप्यूटर के लिए एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट बन जाएगी या इंस्ट्रक्शन बन जाएगी, और इसी वजह से जो आपका वेरिएबल है, वेरिएबल नेम्स के दरमियान में स्पेस नहीं दी जाती है, क्योंकि स्पेस जहाँ पे आएगी वहाँ पे ये दो वेरिएबल नेम्स के अंदर जो आपने जहाँ स्पेस यूज़ की वो दो अलग अलग टर्म्स बन जाएंगी। तो ये नंबर डॉलर एक अलग टर्म बन गई, रोल एक अलग टर्म बन गई। तो यहाँ पे आगे कंप्यूटर का जो इंटरप्रेटर है वो कंफ्यूज हो जाएगा बेसिक लैंग्वेज का, और वो इसको रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से स्पेस वेरिएबल्स नेम में नहीं दी जाती है। तो अगर हम स्पेस रिमूव कर दें यहाँ से तो अब ये वेरिएबल नेम वैलिड हो गया। अब ये वेरिएबल नेम कंप्यूटर एक्सेप्ट कर लेगा। GW बेसिक का इंटरप्रेटर जो है वो अब इसके ऊपर कोई एरर रेज नहीं करेगा। तो इस वजह से हम स्पेस नहीं दे सकते बेसिक लैंग्वेज के अंदर। डिफ्रेंशिएट करने के लिए न्यूमेरिक और स्ट्रिंग वेरिएबल में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि हम डॉलर साइन अटैच करते हैं, यानी हम स्ट्रिंग वेरिएबल्स के नेम्स में एंड में डॉलर साइन अटैच करते हैं, जो कि डिफ्रेंशिएट करता है उसको न्यूमेरिक वेरिएबल से। तो ये कुछ नेमिंग वेरिएबल्स रूल्स थे वेरिएबल्स के नाम रखने के। सबसे पहला कि हम कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, सिंगल अल्फ़ाबेट ABCD XYZ कुछ भी। इसके अलावा हम कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं, और वेरिएबल के नेम्स अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस होने चाहिए। कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन पहले लेटर्स आएंगे उसमें और नंबर एंड में आएंगे। ठीक, ब्लैंक स्पेस हम यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल नेम्स के दरमियान में। अगर ब्लैंक स्पेस यूज़ करेंगे तो ब्लैंक के से पहले वाला जो वर्ड है और ब्लैंक स्पेस के बाद वाला जो वर्ड है वो दोनों अलग अलग कंसीडर किए जाएंगे टर्म्स जो है। इसके अलावा लास्ट जो है वो आपका जो रूल है वो ये है कि
स्ट्रिंग और न्यूमेरिक वेरिएबल्स में डिफरेंस शो करने के लिए हम स्ट्रिंग वेरिएबल्स के साथ डॉलर साइन अटैच करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे पास है रिज़र्व वर्ड्स। रिज़र्व वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि हम अब एज अ वेरिएबल नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिक लैंग्वेज ने अपने कामों के लिए रिज़र्व करके रखे हुए हैं। ये कमांड्स भी हो सकती हैं, स्टेटमेंट भी हो सकती हैं, फंक्शंस भी हो सकते हैं, एनीथिंग। तो इस वजह से चूँकि इनके काम, इन वर्ड्स के काम पहले से डिफ़ाइन कर दिए गए हैं, तो इस वजह से इनको हम अपने पर्पसेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनसे हम वेरिएबल नेम्स नहीं बना सकते, इनसे हम अपने यूज़र डिफाइंड फंक्शंस नहीं बना सकते हैं। अब इनकी एग्ज़ाम्पल मुख्तलिफ हैं, जैसे कि रीड है, इनपुट है, इफ़, एंड, एल्स, CLS, प्रिंट, एल प्रिंट, ये बहुत सारे मुख्तलिफ जो हैं वो इनकी कमांड और स्टेटमेंट्स और फंक्शंस हैं, जो ये वो वर्ड्स हैं जो कि GW बेसिक ने अपने कामों के लिए रिज़र्व कर लिए। तो इसी वजह से इनको रिज़र्व वर्ड्स कहा जाता है। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं और किसी भी रिज़र्व वर्ड को एज अ वेरिएबल यूज़ करके देखते हैं कि उससे क्या रिज़ल्ट आता है। अब ये एक छोटा सा प्रोग्राम हमने बना लिया और इसमें मैंने इफ़ को एज अ वेरिएबल यूज़ किया है। हालांकि मैंने आपको बता दिया था कि इफ़ जो है वो बेसिक के रिज़र्व वर्ड्स में शामिल है, ये एक स्टेटमेंट है। तो हम इसको एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन मैंने प्रोग्राम में एज अ वेरिएबल नेम इसको यूज़ किया है। अब देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आता है। मैं प्रोग्राम रन करता हूँ। अब जैसे ही मैंने रन किया, सिंटैक्स एरर इन 20, यानी लाइन नंबर 20 के ऊपर सिंटैक्स एरर आ गया और कर्सर ब्लिंक कर रहा है इफ़ के नीचे, यानी ये शो कर रहा है कि एरर बेसिकली ये है इफ़। और ये इफ़ एरर क्यों है? क्योंकि इफ़ एक रिज़र्व वर्ड है बेसिक लैंग्वेज का, और उसको मैं अपने इस्तेमाल के लिए जो है वेरिएबल नेम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि बेसिक ने इसका काम, इसका यूजेज रिज़र्व कर लिया है। तो इसी वजह से सिंटैक्स एरर फ़ौरन से शो कर दिया GW बेसिक के इंटरप्रेटर में। अब हमारे पास टॉपिक आता है फंडामेंटल ऑफ बेसिक्स में कमांड्स एंड स्टेटमेंट्स। कमांड्स और स्टेटमेंट्स दोनों ही एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती हैं, लेकिन दोनों में एक बुनियादी फ़र्क होता है कि कमांड्स जो हैं वो डायरेक्ट मोड में वर्क करती हैं और स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मोड में वर्क करती हैं। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मोड में एक बुनियादी फ़र्क है, और वो फ़र्क ये है कि कमांड्स जब हम लिखते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं तो कमांड्स फ़ौरन से एग्जीक्यूट हो जाती हैं। जो भी उनका पर्पज़ होता है वो फ़ौरन से हमारे सामने रिज़ल्ट जो है वो शो हो जाता है जैसे ही हम एंटर की प्रेस करते हैं। जबकि स्टेटमेंट्स में हमें लाइन नंबर देना पड़ता है और साथ में फिर हमें जो भी कमांड या स्टेटमेंट है वो पूरी लिखनी पड़ती है। फिर उसके बाद अगर हम एंटर प्रेस कर भी दें तब भी जो है वो कमांड या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती, बल्कि कर्सर नेक्स्ट लाइन पे पहुंच जाता है और फिर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं नेक्स्ट लाइन पे। और इसी तरह से जितनी स्टेटमेंट्स हमें एक साथ लिखनी होती हैं, हम ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स या इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। फिर उसको, उन तमाम स्टेटमेंट्स को या प्रोग्राम, जो तमाम इंस्ट्रक्शन से मिलकर एक प्रोग्राम बनता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, उनको हम फिर एक साथ एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो ये इनडायरेक्ट मोड है। डायरेक्ट मोड में कमांड्स वर्क करती हैं जो कि एंटर प्रेस करते ही फ़ौरन से एग्जीक्यूट हो जाती हैं और फ़ौरन से रिज़ल्ट हमारे सामने आ जाता है। जबकि स्टेटमेंट्स में आप तमाम प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं पहले और फिर उन सब स्टेटमेंट्स को जो है वो ग्रुप की फॉर्म में एक साथ जो है वो एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो ये इनडायरेक्ट मोड है। कमांड्स डायरेक्ट मोड में एग्जीक्यूट होती हैं और स्टेटमेंट्स इनडायरेक्ट मोड में
अब हम कमांड्स और स्टेटमेंट्स की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मोड वर्क करता है। अब जैसे स्क्रीन के ऊपर इस वक्त बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई नज़र आ रही हैं आपको। मैं चाहता हूँ कि स्क्रीन क्लियर हो जाए, इस पर जो कुछ लिखा हुआ है वो सब मिट जाए। तो मैं उसके लिए कमांड होती है CLS, वो कमांड यूज़ करूँगा। मैंने कमांड लिखी CLS। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा इस कमांड के ऊपर फ़ौरन से अमल हो जाएगा, यानी ये कमांड फ़ौरन से एग्जीक्यूट हो जाएगी। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया फ़ौरन से एग्जीक्यूट हो गई, जो कुछ लिखा हुआ था सब कुछ मिट गया। इट मीन्स कि ये डायरेक्ट मोड है। जैसे ही हम कमांड लिख के एंटर करेंगे फ़ौरन से उसके ऊपर अमल हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी। मैंने लिखा प्रिंट 20 + 40, ठीक। एंटर प्रेस किया फ़ौरन से मेरे पास आंसर आ गया 60। अब ये 60 आंसर फ़ौरन से क्यों आया? क्योंकि इस वक्त हम डायरेक्ट मोड में काम कर रहे हैं। जैसे ही कमांड लिख के मैंने एंटर प्रेस किया फ़ौरन से मुझे उसका रिज़ल्ट मिल गया, ठीक है ना, यानी वो कमांड फ़ौरन से एग्जीक्यूट हो गई। जैसे अब मैं CLS लिख के एंटर कर रहा हूँ, सब कुछ मिट गया, ये फ़ौरन से कमांड एग्जीक्यूट हो गई। ये डायरेक्ट मोड है, कमांड लिखा एंटर किया और फ़ौरन से काम हो गया। लेकिन अब हम आते हैं इनडायरेक्ट मोड में। इनडायरेक्ट मोड में हम पहले लाइन नंबर लिखते हैं, फिर स्टेटमेंट लिखते हैं पूरी, ठीक है। फिर उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं, नेक्स्ट लाइन पे आते हैं और फिर नेक्स्ट लाइन नंबर और स्टेटमेंट लिखते हैं। यानी इसमें हम ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को शो करते हैं। एग्जांपल इसकी है, मैंने लिखा 10 CLS। पहले अभी आपने देखा था कि मैंने CLS लिख के एंटर किया था, फ़ौरन से स्क्रीन क्लियर हो गई थी। लेकिन अगर अब मैं प्रेस करता हूँ एंटर तो CLS कमांड पे फ़ौरन से अमल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस वक्त मैं इनडायरेक्ट मोड में काम कर रहा हूँ। मैं पहले सारी स्टेटमेंट्स या सारी इंस्ट्रक्शन लिख लूँगा, फिर उनको एक साथ एग्जीक्यूट करूँगा। मैंने एंटर किया, कुछ भी नहीं हुआ। फिर जैसे मैंने लिखा 20 प्रिंट 10 + 20 और एंटर प्रेस किया, ये स्टेटमेंट, ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं हुई क्योंकि इस वक्त हम डायरेक्ट मोड में काम कर रहे हैं। 30 पे मैंने कह दिया एंड। अब ये 3 मैंने इंस्ट्रक्शंस लिख दिए हैं, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं हुई। इनको अब मुझे एग्जीक्यूट करवाना होगा। एग्जीक्यूट करवाने के लिए मुझे F2 की दबानी पड़ेगी, यानी रन करवाने के लिए F2 की दबानी पड़ेगी। मैंने F2 की दबाई और मेरे पास आंसर 30 आ गया, ठीक है। ये मैंने सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवाई खुद से, यानी जैसे ही मैंने स्टेटमेंट ये कमांड लिखी और एंटर प्रेस किया वैसे नहीं हुई। ये कहलाता है इनडायरेक्ट मोड। डायरेक्ट मोड क्या होता है कि मैंने कमांड लिखी, एंटर किया और मेरा काम हो गया। इनडायरेक्ट वे में क्या है कि मैं हर काम के लिए एक अलग लाइन लिखूँगा, उसमें लाइन नंबर शामिल होगा और ये सारी लाइंस जब मैं लिख लूँगा फिर उनको एक साथ एग्जीक्यूट करवाऊँगा, यानी उन पर एक साथ कंप्यूटर से अमल करवाऊँगा। तो ये फ़र्क है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मोड का, यानी कमांड और स्टेटमेंट का। कमांड्स डायरेक्ट मोड में एग्जीक्यूट होती हैं और वही कमांड अगर हम इनडायरेक्ट मोड में एग्जीक्यूट करवाएं तो उनको हम स्टेटमेंट्स कह देते हैं, ठीक है। और स्टेटमेंट्स डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होती, वो अपनी लाइन नंबर्स के साथ एग्जीक्यूट होती हैं। लाइन नंबर्स, जिस लाइन नंबर पे जो स्टेटमेंट लिखी हुई होती है वो उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती है और इनडायरेक्ट मोड कहलाता है। तो हमारे पास जो है वो हासिल मुताल्ला ये आया कि कमांड्स डायरेक्ट मोड में एग्जीक्यूट होती हैं और स्टेटमेंट्स इनडायरेक्ट मोड। रूल्स ऑफ बेसिक प्रोग्रामिंग बेसिक लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग करने के भी अपने रूल्स होते हैं, रूल और रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो वन बाय वन हम सारे रूल्स देखते जाएंगे और जो भी रूल्स हैं उनको हम प्रैक्टिकली समझने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है जी। सबसे पहला रूल हमारे पास है कि एवरी स्टेटमेंट मस्ट बी रिटन इन अ सेपरेट लाइन, यानी हर स्टेटमेंट जो आप लिखेंगे, हर लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन आप जो लिखेंगे, हर इंस्ट्रक्शन वो एक अलग लाइन में आएगी, सेपरेट लाइन में। लेकिन अगर आप जो है वो एक ही लाइन में स्टेटमेंट लिखना चाह रहे हैं, अगर 2 स्टेटमेंट्स आप एक ही लाइन के अंदर लिखना चाह रहे हैं तो आप फिर कॉलन का साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप फिर ये साइन, ये जो 2 डॉट्स होते हैं ये कॉलन कहलाता है, ये कॉलन साइन यूज़ करेंगे।
ठीक, दो स्टेटमेंट्स अगर आप एक ही लाइन में लिखेंगे। वैसे बेहतर यही है कि आप हर स्टेटमेंट को एक अलग लाइन में लिखें। अब इसकी एग्जाम्पल देखते हैं कि इसको हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए और फिर देखते हैं कि इससे क्या होता है। लेट a equals to 10, let b equals to 20, 40, print a 50, print b और 60 मैंने कह दिया एंड। ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है जी। दो वेरिएबल्स लिए, ए की वैल्यू 10 कर दी, बी की 20 और फिर दोनों का आगे मैंने प्रिंट करवा दी। अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो 10 और 20 आंसर आ रहा है मेरे पास, ठीक है, एज एक्सपेक्टेड, ठीक। लेकिन अब मैं इस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ इसको, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट बी, ठीक। अब देखते हैं कि अब क्या होता है, ठीक है। 10 20 20 क्यों? क्योंकि मैंने अब लाइन नंबर 40 पे एक स्टेटमेंट नहीं दिए, दो स्टेटमेंट्स एक साथ दे दी। यानी लाइन नंबर 40 पे मैंने प्रिंट ए बी का, ठीक है जी, मैंने दो स्टेटमेंट्स एक साथ दिए इस तरीके से। मैंने ये भी कहा कि प्रिंट ए करो और प्रिंट बी भी करो। लाइन नंबर 50 पे भी लिखा हुआ है प्रिंट बी करो, तो प्रिंट ए 10 प्रिंट हो गया, फिर ये प्रिंट बी 20 प्रिंट हो गया, और फिर लाइन नंबर 50 प्रिंट बी दोबारा 20 प्रिंट हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि आप अलग अलग लाइनों में भी वही काम करवा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो दो स्टेटमेंट्स को एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, बीच में कॉलन साइन लगा के। ये कॉलन साइन आप लगाएंगे सिर्फ दो स्टेटमेंट्स को सेपरेट करने के लिए आपस में। तो इस तरीके से आप दो स्टेटमेंट्स आपने एक ही लाइन पे लिख ली, और आपके सामने मैंने अलग अलग भी लिख के दिखाई दोनों चीज़ें, और एक साथ भी लिख के दिखा दी। तो अगर आप चाहें तो एक स्टेटमेंट एक ही लाइन नंबर के साथ दो स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं सेम कॉलन लगा के। और वैसे बेहतर प्रैक्टिस यही होती है कि आप जो हैं वो हर स्टेटमेंट को एक अलग लाइन पे ही लिखें। ये बेहतर तरीका होता है प्रोग्रामिंग का, वरना ये अगर आप एक लाइन में ही जो है वो कई स्टेटमेंट शामिल कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है बाद में समझना। तो बेहतर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस यही है कि आप एक लाइन में दो स्टेटमेंट्स ना लिखें, बल्कि एक लाइन में एक ही स्टेटमेंट लिखें। अगर आपने दो स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं तो उन दोनों को अलग अलग लाइन में ही लिखें। नेक्स्ट रूल जो है वो है अ स्टेटमेंट मस्ट बी स्टार्टेड विद अ पॉजिटिव इंटीजर नोन एज लाइन नंबर, ठीक। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि हर प्रोग्राम में लाइन नंबर ज़रूरी होते हैं, क्योंकि लाइन नंबर्स कंप्यूटर को ये बताते हैं कि प्रोग्रामर कौन सी स्टेटमेंट को या इंस्ट्रक्शन को किस वक्त एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, ठीक। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लाइन नंबर्स देते हैं, और लाइन नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, नेगेटिव में नंबर नहीं दिया जा सकता लाइन नंबर का। और ना ही हम पॉइंट्स में नंबर दे सकते हैं कि हमने 1.5 लाइन नंबर दे दिया या 2.5 लाइन नंबर दे दिया, इस तरह से नहीं दे सकते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से नंबर दिए जा सकते हैं। लेकिन एक कॉमन प्रैक्टिस ये है कि हम लाइन नंबर 10 10 के गैप से देते हैं, 10 20 30 40 50 60 इस तरीके से लाइन नंबर देते हैं। इसकी वजह सिर्फ ये होती है कि अगर हमें लाइन नंबर 10 और 20 के दरमियान कुछ मज़ीद इंस्ट्रक्शंस ऐड करनी है तो हमारे पास जो है वो कई लाइंस का गैप मौजूद होता है, और हम वहाँ पर इजीली न्यू लाइंस ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 1 2 3 4 5 6 इस तरह से विदाउट एनी गैप जो है वो लाइन नंबर देंगे, और अगर हमें 1 और 2 के दरमियान कोई लाइन ऐड करनी है तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम
जो है वो शुरू हो जाएगी कि हम 1 और 2 के दरमियान नई लाइन कैसे ऐड करेंगे, कि 1.5 लाइन नंबर तो हम नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसी वजह से 10-10 के गैप से दिए जाते हैं लाइन नंबर्स कि अगर किसी भी दो लाइंस के दरमियान हमें मज़ीद लाइंस ऐड करनी है, हमारे पास कम से कम मार्जिन हो कि हम 10 लाइंस मज़ीद ऐड कर सकें इनके दरमियान में। तो हमेशा स्टेटमेंट्स में लाइन नंबर्स यूज़ होते हैं जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, और ये प्रोग्राम इनडायरेक्ट मोड में वर्क करता है। नेक्स्ट है उसके बाद हमारे पास प्रोग्राम स्टेटमेंट्स कैन नॉट हैव द सेम लाइन नंबर। प्रोग्राम स्टेटमेंट्स की जो हैं वो सेम लाइन नंबर्स नहीं हो सकती। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आपने फ़र्ज़ करें कि 20 लाइन नंबर एक बार लिखा आपने और उसमें आगे आपने स्टेटमेंट लिखी लाइन नंबर 20, आपने फिर दोबारा 20 लाइन नंबर लिखा और फिर आपने एक नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी, अलग स्टेटमेंट, तो पुरानी स्टेटमेंट दोबारा जो आपने लाइन नंबर 20 में नई स्टेटमेंट लिखी उससे रिप्लेस हो जाएगी। चलें इसको डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि मेरे पास लिखा हुआ है लाइन नंबर 30 में, जैसे कि आप देख रहे हैं लेट बी इक्वल्स टू 20 में लाइन नंबर 30 दोबारा से यूज़ कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ लेट सी इक्वल्स टू 100। ठीक है जी, अब मैंने एंटर प्रेस कर दिया। सही, अब मैं दोबारा से अगर इस प्रोग्राम की लिस्टिंग चेक कर दूँ तो अब देखें कि लाइन नंबर 30 पे अब b इक्वल्स टू 20 नहीं रहा, जबकि अब लिखा हुआ है c इक्वल्स टू 100, यानी पुरानी लाइन नंबर 30 जो थी वो रिप्लेस हो गई नई लाइन नंबर 30 से। तो अगर आप डुप्लीकेट इस तरीके से लाइन नंबर्स यूज़ करेंगे प्रोग्राम में, तो पुराना जो आपका वर्क होगा, जो आपने पहले जो है स्टेटमेंट लिखी होंगी, वो रिप्लेस होती जाएंगी और आपके प्रोग्राम में एरर्स पैदा होते जाएंगे। तो इसी वजह से जो है डुप्लीकेट लाइन नंबर्स जो हैं वो यूज़ नहीं किए जाते। तो इसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए, और अगर मिस्टेक से अगर ये चीज़ हो जाए तो इसकी वजह से प्रोग्राम में प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं और प्रोग्राम फिर आपको दोबारा से रिव्यू करना पड़ेगा कि कहाँ पे लाइन डुप्लीकेट लाइन नंबर्स की वजह से रिप्लेस हो गई पुरानी लाइन नई लाइन से। प्रोग्राम स्टेटमेंट मस्ट हैव इंक्रीजिंग लाइन नंबर असेंडिंग ऑर्डर। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि लाइन नंबर्स से ही कंप्यूटर को पता चलता है कि कौन सी स्टेटमेंट किस वक्त एग्जीक्यूट करनी है और किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करनी है। लाइन नंबर 10 है अगर, तो वो स्टेटमेंट सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, फिर उसके बाद लाइन नंबर 20 वाली, फिर 30, 40, 50, 60, इस तरह से जो है वो हमारी जो अरेंजमेंट होगी लाइन नंबर्स की वो असेंडिंग ऑर्डर में होगी, यानी सबसे छोटा लाइन नंबर सबसे ऊपर आ रहा होगा। तो इस तरीके से सीक्वेंस का पता चल रहा है कि हाँ कंप्यूटर को कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो किस वक्त जो है वो एग्जीक्यूट करनी है, यानी कौन सी स्टेटमेंट किस वक्त एग्जीक्यूट करनी है, पहले कौन सी स्टेटमेंट आएगी, फिर उसके बाद कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ये लाइन नंबर असेंडिंग ऑर्डर में देने से ही कंप्यूटर को पता चलेगा। अगर आप फ़र्ज़ करें कि आपने सीक्वेंस आपका आउट हुआ हुआ है, आपने 10 के बाद 30 लाइन नंबर दिया है, फिर 70 दे दिया, फिर 100 दे दिया, तो अभी भी ये इसी असेंडिंग ऑर्डर में ही जो है वो लाइन नंबर्स यूज़ होंगे, यानी पहले 10 वाला होगा, फिर 30 वाली लाइन होगी, फिर 50 वाली होगी, फिर 70 वाली होगी, अगर बीच में मिसिंग भी है, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर बरकरार रहेगा आपका लाइन नंबर्स का एग्जीक्यूशन में। इसके बाद नेक्स्ट है ईच लाइन ऑफ स्टेटमेंट में कंटेन ऑफ 255 कैरेक्टर्स, यानी मैक्सिमम आप 255 कैरेक्टर्स एक लाइन में, एक स्टेटमेंट की लाइन में यूज़ कर सकते हैं। 255 कैरेक्टर्स से एक्सीड करेंगे तो वो कंप्यूटर एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शन इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि वो 255 कैरेक्टर्स को भी एक्सीड कर जाए। A line number is followed by at least one blank space and then a basic statement, यानी आप सबसे पहले लाइन नंबर लिखेंगे, फिर उसके बाद एक स्पेस छोड़ेंगे और फिर उसके बाद स्टेटमेंट लिखेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को पिछली एक्सरसाइज में, पिछले एग्जाम्पल्स प्रोग्राम में मैंने आप लोगों को प्रोग्राम बना के दिखाया था
तो उसमें भी मैंने यही किया था कि लाइन नंबर लिखा था और फिर एक गैप दिया था, फिर और उसके बाद बेसिक स्टेटमेंट लिखी थी। अब आप जैसे कि इस प्रोग्राम में देख रहे हैं कि लाइन नंबर सारे लिखे हुए हैं और लाइन नंबर के बाद मैंने एक स्पेस छोड़ा है और उसके बाद स्टेटमेंट लिखी है, फिर लाइन नंबर 20 स्पेस छोड़ा और फिर स्टेटमेंट लिखी। तो लाइन नंबर्स और स्टेटमेंट के दरमियान आप स्पेस एक स्पेस ज़रूर छोड़िए, ठीक है। अगर आप स्पेस नहीं भी छोड़ेंगे तो बेसिक का प्रोग्राम ऑटोमेटिकली स्पेस खुद जनरेट कर देगा, लेकिन बेहतर प्रैक्टिस यही है कि आप खुद से जो है वो लाइन नंबर और स्टेटमेंट के दरमियान स्पेस जो है वो एक स्पेस कैरेक्टर का फासला ज़रूर रखें। अदरवाइज़ अगर आप ना भी लिखें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, GW बेसिक का प्रोग्राम ऑटोमेटिकली स्पेस इंसर्ट कर देगा, ठीक है जी। अब जैसे मैंने लाइन नंबर मेरे पास 60 है तो मैंने इसमें से स्पेस रिमूव कर दी, ठीक है। अब अगर मैं दोबारा से लिस्ट चेक करता हूँ तो इसमें दोबारा से इसने कंप्यूटर ने स्पेस ऐड कर दी, हालांकि मैंने रिमूव कर दी थी। तो अगर आप लाइन में स्पेस नहीं छोड़ते तो कंप्यूटर या GW बेसिक का प्रोग्राम ऑटोमेटिकली स्पेस खुद ऐड कर देगा। तो बेहतर ये है कि आप जो है वो खुद ही स्पेस ऐड कर दें प्रोग्राम के अंदर। तो इस तरह से आपका फंडामेंटल और बेसिक्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें वो तमाम चीज़ें तकरीबन मैंने आपको बता दी हैं जो कि फंडामेंटल्स में शामिल हैं, जो आपको बेसिक प्रोग्रामिंग सीखने के लिए ज़रूर पता होनी चाहिए और आनी चाहिए, वरना इसके बगैर आप प्रोग्रामिंग करने में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आएंगी, क्योंकि इसमें रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है, और बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ ये सारी चीज़ें शामिल थी। तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी।